नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 10 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली ये क्लास होगी, रोजाना क्लास होगी, सुबह 6 बजे ये क्लास आपको मिल जाया करेगी, ठीक है ना। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा साथियों टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इस क्लास का पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 10 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 7 फरवरी 2021 को भारत के दिग्गज खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? अख्तर अली का संबंध किस खेल से था जिनका हाल ही में 7 फरवरी 2021 को निधन हो गया? तो साथियों, एक टेनिस खिलाड़ी थे। क्या थे? ये एक टेनिस खिलाड़ी थे। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, जिनका नाम था अख्तर अली। जब जब बात टेनिस की आती है तो आपको ध्यान रखना है साथियों, डेविस कप। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डेविस कप का संबंध किससे है। तो डेविस कप का जो संबंध है साथियों, वो आपका टेनिस से है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं अख्तर अली को, तो इनको 2000 ईस्वी में अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है। अख्तर अली को 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? अर्जुन अवार्ड की श्रेणी में भी शामिल किया गया था। अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये बात भी आप साथ साथ याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महिला की पहली महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? यानी विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो साथियों, उनका नाम है नगोजी ओकोंजो इविला। नगोजी ओकोंजो इविला नाम की जो महिला है वो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इससे पहले WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की कोई भी महानिदेशक महिला नहीं बनी है। ये प्रथम है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नाम है नगोजी ओकोंजो इविला। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नगोजी नाइजीरिया की अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ये जो नगोजी हैं, ये नाइजीरिया की अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और इन्होंने रॉबर्टो अजेवेदो की जगह ली है। किसकी जगह ली है? रॉबर्टो अजेवेदो की जगह ली है, जिन्होंने 31 अगस्त 2020 को अपना पद छोड़ दिया था। 31 अगस्त 2020 को अपना पद छोड़ दिया था रॉबर्टो अजेवेदो ने। उनकी जगह किसने ली है? नगोजी ने ली है, जो पहली महिला महानिदेशक बनी है WTO की। अगर हम बात करते हैं नगोजी विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली कौन सी हस्ती हैं? साथियों, 7वीं हस्ती हैं। महिला की बात करें तो प्रथम है, लेकिन टोटल नंबर की अगर बात करें तो 7वां मतलब महानिदेशक का पद संभाला है किसने? नगोजी ने। यहां पर हम बात करते हैं WTO की, तो WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इविला हैं। और इसके टोटल कितने सदस्य देश हैं WTO के? तो 164 इसके सदस्य देश हैं। ये जानकारी जो मैं आपको देता हूं ये याद रख लिया करो, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। NTPC में तो कमाल कर रखा है इन क्वेश्चनों ने। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की मंजूरी जो दी है वो दक्षिणी कोरिया की सरकार ने दी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दक्षिणी कोरिया की सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस विंड पावर प्लांट की अधिकतम क्षमता कितनी रहने वाली है? 8.2 गीगावाट। 8.2 गीगावाट, मेगावाट नहीं, गीगावाट, ध्यान रखना, गीगावाट। इसकी अधिकतम क्षमता कितनी रहेगी? 8.2 गीगावाट रहेगी। और इस परियोजना को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक पूरा किया जाएगा? 2030 तक। और इसको दक्षिणी कोरिया के सिनान शहर में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? सिनान में स्थापित किया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म कहां पर है? ब्रिटेन में है, जिसका नाम है हॉर्नसी 1। हॉर्नसी 1 नाम का जो अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म है वो फिलहाल क्या है? वर्तमान समय में सबसे बड़ा है, जिसकी क्षमता कितनी है? 1.12 गीगाबाइट।
1.12 गीगाबाइट इसकी क्या है, क्षमता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। यानी किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहला प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने की है, वो किस वर्ष तक की है। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि केंद्रीय रेल मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि विश्व में पहला भारत ऐसा देश होगा या भारतीय रेलवे ऐसा होगा जो प्रदूषण रहित होगा। तो ये लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है, तो ये 2030 तक के लिए रखा गया है। कब तक, 2030 तक प्रदूषण रहित कर दिया जाएगा, कार्बन लेस कर दिया जाएगा भारतीय रेलवे को। ये घोषणा की है केंद्रीय रेल मंत्रालय ने। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बजट 2021 जो पेश हुआ था फरवरी के महीने में ही, इसी महीने में ही, तो इसमें भारतीय रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, 1,10,055 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था भारतीय रेलवे के लिए। एक बड़ा बजट है भारतीय रेलवे के लिए। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो भारत है साथियों, वो 50वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर, 50वें स्थान पर। यह बात आप ध्यान रखोगे। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो भारत है वो 50वें स्थान पर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना साथियों। अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इस सूचकांक में दुनिया के 60 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में दुनिया के कितने देशों को शामिल किया गया, 60 देशों को शामिल किया गया। और इसमें टॉप 5 देश कौन कौन से थे, इसमें टॉप 5 देश थे। दक्षिणी कोरिया पहले स्थान पर था, सिंगापुर दूसरे स्थान पर था, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर था, जर्मनी चौथे स्थान पर था और स्वीडन 5वें स्थान पर था। ये बात आप ध्यान रखोगे। प्रमुख देशों की अगर बात करें तो अमेरिका 11वें स्थान पर था, रूस 24वें स्थान पर था, यूके 18वें स्थान पर था, इजराइल इसमें 7वें स्थान पर था और फ्रांस इसमें कौन से स्थान पर था, 13वें स्थान पर था। तो आपको अमेरिका के बारे में पूछ सकता है, प्रथम स्थान पर कौन था वो पूछ सकता है। और साथियों अंतिम स्थान पर था आपका ईरान, ये भी आपको पूछ सकता है। और भारत था 50वें स्थान पर, यह भी आपको पूछ सकता है। पड़ोसी देशों में चीन कौन से स्थान पर था, 16वें स्थान पर था। इतनी ज्यादा जानकारी आपको ध्यान नहीं रखनी है। सबसे नीचे कौन था, सबसे ऊपर कौन था, अमेरिका कौन से नंबर पर था, चीन कौन से नंबर पर था और साथियों भारत कौन से नंबर पर था। ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है। ब्लूमबर्ग की अगर बात करते हैं तो ब्लूमबर्ग की जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1981 को की गई थी। इसका मुख्यालय मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। इसके संस्थापक और सीईओ का नाम है माइकल ब्लूमबर्ग। माइकल ब्लूमबर्ग इसके क्या हैं, संस्थापक और सीईओ हैं। इसके चेयरमैन का नाम है पीटर ग्रेवुर। क्या नाम है, पीटर ग्रेवुर। ये बात भी आप ध्यान रखोगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित स्कूलों और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। यानी समग्र शिक्षा योजना के तहत जितने भी स्कूल और छात्रावास संचालित हैं उनका नाम बदला गया है और उनका नाम बदल करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके नाम पर रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जितने भी स्कूल और छात्रावास जो समग्र शिक्षा योजना के तहत संचालित हैं उनका नाम बदल करके किसके नाम पर कर दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया है। हम बात करते हैं समग्र शिक्षा योजना की। समग्र शिक्षा योजना को मई 2018 में लॉन्च किया गया था। 3 योजनाओं को एक साथ मिला करके, समग्र शिक्षा योजना को 3 योजनाओं को एक साथ मिला करके मई 2018 में लॉन्च किया गया था। और वो 3 योजनाएं कौन कौन सी थी जिनको आपस में मिलाया गया था, तो उनमें एक थी आपकी सर्व शिक्षा अभियान, दूसरी थी शिक्षक शिक्षा और तीसरी थी साथियों राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, है ना। इन 3 योजनाओं को मिला करके एक योजना बनाई गई थी मई 2018 में और उसका नाम रखा गया था समग्र शिक्षा योजना। इस समग्र शिक्षा योजना के तहत बहुत सारे स्कूल और छात्रावास संचालित हैं, है ना, जो प्री से लेकर के 12वीं तक के छात्र उसमें पढ़ते हैं और उनको किताबी ज्ञान के साथ साथ खेलों और स्वास्थ्य पर भी ध्यान इस योजना के तहत दिया जाता है। इसके अलावा इस योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहाड़ी इलाकों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने और चलाने के लिए क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पहाड़ी इलाकों में आते हैं वहाँ पर आवासीय स्कूल खोलने और वहाँ पर छात्रावास खोलने के लिए और उनको चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम भी किसका है, इसी योजना का है, समग्र शिक्षा योजना का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर जो वर्तमान में ही आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम बदल करके क्या किया गया है, नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। ओडिशा के कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला भी रखी गई है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का ही क्वेश्चन है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। अब की बार 125वीं जयंती थी सुभाष चंद्र बोस की। उसी उपलक्ष्य में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 23 जनवरी का जो दिन है, जिस दिन इनका जन्म हुआ था नेताजी का, उसी दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी संस्कृति मंत्रालय ने। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य रूप में से मनाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में संस्कृति मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया था और 23 जनवरी का जो दिन है वो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा भी संस्कृति मंत्रालय ने ही की थी। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक के अंदर, जो ओडिशा में पड़ता है। और इसकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 को। 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हुई थी एयर क्रैश में। ये आपको पता है, ये एयर क्रैश में इनकी मृत्यु हुई थी। 1939 में बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी? नेताजी के द्वारा की गई थी। 1938 का जो हरिपुरा में 52वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी बोस ने की थी। इसी प्रकार से 1939 में 53वां कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था वो आपका त्रिपुरी के अंदर हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? बोस ने ही की थी। बोस ने 1941 में बर्लिन के अंदर इंडियन लीग की स्थापना भी की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना 1941 में किसके द्वारा की गई थी? बोस के द्वारा। बोस ने ही 1943 में सिंगापुर में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। बोस ने 1943 में सिंगापुर में सेना को संबोधित करते हुए किसका नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था। और इनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये इनका प्रसिद्ध नारा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने प्रदान की थी साथियों? तो एडोल्फ हिटलर ने प्रदान की थी। ये सारी बातें नेताजी के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया है? यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए? तो ध्यान रखना, 21-22 के लिए 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटित किए हैं केंद्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीएम फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 1916 में लॉन्च किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीएम फसल बीमा योजना को कब लॉन्च किया गया था? 13 जनवरी 2016 को। इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC के द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित जो फसल होती हैं उनको नुकसान की स्थिति में किसानों को क्या दिया जाता है? बीमा दिया जाता है और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। किसान को खरीफ की फसल के लिए 2%, 1%, 1.5% करना पड़ता है रबी की फसल के लिए और 5% प्रीमियम अदा करना पड़ता है बागवानी फसलों के लिए। ये बात भी आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा जो संयंत्र है साथियों वो आपका लद्दाख के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा? लद्दाख के अंदर। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट भारत का पहला है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ये लद्दाख के अंदर स्थापित किया जाएगा। देखिए, इस परियोजना को पूर्वी लद्दाख के लेह जिले के पुग्गा गांव में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना, जिला कौन सा रहने वाला है? लेह रहने वाला है। गांव रहेगा आपका पुग्गा, लद्दाख का पुग्गा गांव रहेगा लेह जिले के अंदर। इस परियोजना को 2022 के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। 2022 के अंत तक शुरू किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस परियोजना को कौन कौन मिलकर के इसको मतलब पूरा करेगा वो भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, इस परियोजना को पूरा करने के लिए 3
विभागों के बीच, 3 विभागों के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। और वो 3 विभाग कौन कौन से हैं? पहला विभाग है लद्दाख विद्युत विकास विभाग प्रशासन, लद्दाख विद्युत विकास विभाग प्रशासन। दूसरा है लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद जो लेह में पड़ता है। और तीसरा है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, इस परियोजना को कंप्लीट करेंगे। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो भारत का पहला है लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। निम्न में से किसे हाल ही में सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इकबाल सिंह चहल को। किसको? इकबाल सिंह चहल को सम्मानित किया गया है। देखिए, सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार के अन्य विजेता कौन कौन हैं? तो BG देशमुख, सुजाता मनोहर, डॉक्टर रघुराम राजन और दीपक पारेख। ये क्या हैं? सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार के अन्य विजेता हैं इकबाल चहल के साथ साथ। इकबाल चहल को सितंबर 2020 में भारतीय नौकरशाह श्रेणी में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शीर्ष कोविड करसेडर अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया था। कोविड करसेडर अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है इकबाल सिंह चहल को। किसके द्वारा? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। कब? सितंबर 2020 में। कौन सी श्रेणी के अंदर? भारतीय नौकरशाह श्रेणी के अंदर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में आयोजित 13वें CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 का पुरुष श्रेणी का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखना साथियों, लद्दाख में आयोजित 13वें CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 का जो पुरुष श्रेणी का जो खिताब है वो जीता था द्रास रेड ने। किसने जीता था? द्रास रेड ने जीता था। और साथियों, महिला श्रेणी का जो है ना वो जीता था चिकटन ने, है ना। चिकटन की जो टीम है उसने जीता था महिला श्रेणी का, और पुरुष श्रेणी का जीता था द्रास रेड ने। कौन सी चैंपियनशिप में? CEC आइस हॉकी CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 में, जो कहां पर आयोजित हुई थी? लद्दाख के अंदर आयोजित हुई थी। इसमें पुरुष श्रेणी के अंदर द्रास रेड ने इस खिताब को जीता। देखिए, फाइनल में द्रास रेड ने चिकटन को हराया था, है ना। चिकटन की जो पुरुष श्रेणी की जो टीम थी उसको हराया था द्रास रेड ने। महिला श्रेणी में चिकटन ने किसको हराया था? वाखा मलबेख क्लब को हराया था। वाखा मलबेख क्लब को हरा करके चिकटन की महिला श्रेणी की टीम ने यह खिताब जीता था। महिला श्रेणी की टीम ने तो जीता था चिकटन ने, और पुरुष की अगर बात करते हैं तो द्रास रेड ने जीता था चिकटन को हरा करके। पहली बार चिकटन की महिला टीम इस चैंपियनशिप में शामिल हुई थी, और पहली बार में ही क्या कर लिया? इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया चिकटन की टीम ने, महिला चिकटन की टीम ने। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ साथियों ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए शामिल किए हैं। अब चलते चलते मैं पूछता हूँ आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित करेगी? सूडो सैटेलाइट है, उसको कौन विकसित करने जा रही है? उस कंपनी का नाम आपको बताना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप कमेंट करेंगे और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।